सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का चैप्टर 6 का नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, तो जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने रेजिस्टेंस के सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये सारी की सारी चीजें हमने वहां पर डिस्कस कर ली थी पुराने वाले वीडियो में। ठीक है, अच्छा अभी क्या हो रहा है, कुछ दिनों से वीडियोस जो है रेगुलर नहीं आ रहे हैं ड्यू टू थोड़ा सा मैं अभी बिजी हूँ। ठीक है, इस संडे के बाद से जो वीडियोस जो है रेगुलर आते रहेंगे। ठीक है, तो आप टेंशन मत लेना कि सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, वीडियोस नहीं आ रहे हैं करके। आएंगे, जरूर आएंगे। अभी आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, उसके बाद रेगुलर वीडियोस जो है आएंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो आज का है वो है थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो देखो थर्मल इफेक्ट, थर्मल का मतलब क्या होता है? देखो थर्मल का मतलब होता है हीट होता है। ठीक है, सो थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक करंट के कारण जो हीट प्रोड्यूस होता है उसी को हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अभी पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो, we use many different electrical appliances in our daily life, are aware of they generate heat and when used for the prolonged time, for example bulb and the motors become hot after the some time। देखो हम लोग अपने डेली लाइफ में क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, जैसे फैन हो गया, जैसे मोटर हो गया, बल्ब हो गया, जो कि अगर लॉन्ग टाइम तक अगर आप यूज करोगे और उसके बाद अगर उसको आप टच करोगे तो क्या होता है, वो जो है बहुत ज्यादा हमको गर्म फील जो है होता है। ठीक है, देखे होगे आप लोग, जैसे बल्ब बहुत देर तक जल रहा है, जैसे 8 to 10 आवर्स अगर बल्ब अगर जल रही है, ठीक है, उसके बाद अगर आप उसको टच करोगे तो आपका हाथ भी जल सकता है। ठीक है, जो मोटर्स होते हैं, चाहे वो फैन हो, कूलर हो, कुछ भी हो, ज्यादा देर तक रनिंग करने से वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। ठीक है, when current flow in any conductor, some electrical energy lost, as per the law of conservation of energy, energy cannot be created or destroyed but can be converted from one form to the another form। देखो, जब भी किसी कंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो होता है, तो करंट फ्लो होता है तो उसमें से क्या होता है, उस करंट में से कुछ एनर्जी क्या होती है, लॉस हो जाती है। ठीक है, किस फॉर्म में लॉस होती है? तो देखो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है वो किस फॉर्म में लॉस होती है, हीट के फॉर्म में जो है क्या होती है, लॉस होती है। ठीक है, लेकिन लॉस, यहां पर एक वर्ड यूज हुआ है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज लॉस्ट, लेकिन आप यहां पर एक आर्ग्यूमेंट ये कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, लेकिन मैंने यहां पर बोला कि एनर्जी लॉस्ट हो रही है, तो देखो यहां पर एनर्जी लॉस नहीं होती, यहां पर एनर्जी क्या होती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जो है कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर लॉस हो गई मतलब एनर्जी गायब हो गई, ये मत सोचना। ठीक है, तो जब भी किसी कंडक्टर के अंदर में करंट फ्लो होगा तो उसमें से कुछ एनर्जीज क्या हो जाएंगी, कन्वर्ट हो जाएंगी। किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी? दूसरे फॉर्म में। किस फॉर्म में? यहां पर इस केस में होगा वो हीट एनर्जी के फॉर्म में जो है कन्वर्ट हो जाएगा। देयरफॉर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी लास्ट इज ट्रांसमिटेड इनटू हीट एनर्जी, और जितनी कंडक्टर में एनर्जी की कमी हुई होगी वो उतनी ही एनर्जी किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई होगी, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई होगी। फॉर एग्जांपल, अगर ये एक कंडक्टर है, ठीक है, और इस कंडक्टर में मान लो 100 जूल का जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई हो रहा है, लेकिन 3 घंटे बाद हमने देखा कि अब इसमें 100 जूल के बजाय अब इसमें 85 जूल ऑफ हीट, 85 जूल का इलेक्ट्रिकल करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो पहले कितना था, 100, एक 5 घंटे बाद कितना हो गया, 85, तो बचा कितना यहाँ पर, 15 जूल। तो ये जो 15 जूल जो बचा है ना, ये 15 जूल अब इस कंडक्टर से क्या होगा, हीट एनर्जी बन के जो है बाहर निकल जाएगा। ठीक है, दिस इफेक्ट इज नोन एज थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसी इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है बोलते हैं। तो अगर आपको पूछा जाएगा कि व्हाट इज द थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो आप क्या लिखोगे, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन एनी कंडक्टर सम इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज लॉस्ट and this electrical energy is converted in the form of heat energy, this effect is known as the thermal effect of electric current। मतलब इलेक्ट्रिक करंट के कारण क्या होना, हीट का प्रोड्यूस होना क्या कहलाता है, थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है कहलाता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखो, कितना हीट प्रोड्यूस होता है उसको पता करने के लिए एक साइंटिस्ट थे जूल, उन्होंने एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया और उन्होंने हमको क्या किया, एक डेरिवेशन करके बताया कि हाँ, इतने घंटे तक करंट फ्लो होगा तो इतनी हीट बाहर जाएगी, इतना करंट फ्लो होने से इतनी हीट प्रोड्यूस होगी। मतलब हीट किस किस बातों पर डिपेंड करता है उसके बारे में जो है इन्होंने जो है एक बहुत अच्छा जो है इन्होंने डेरिवेशन करके हमको बताया। तो देखते हैं उसी को। देखो, थर्मल इफेक्ट ऑफ या थर्मल रूल ऑफ जूल। देखो, मान लो एक कंडक्टर है, ठीक है, ये मान लो एक कोई कंडक्टर है जिसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो आंसर है इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है। कितने देर के लिए हो रहा है,
टी सेकंड के लिए हो रहा है। टी सेकंड कुछ भी हो सकता है, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 100 सेकंड, टी सेकंड के लिए फ्लो हो रहा है। और इस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस कितना है, आर है। एंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर इज V, मतलब A वाले एंड पर और B वाले एंड पर हमने कितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर सेटअप किया है, V पोटेंशियल डिफरेंस जो है हमने यहाँ पर जो है सेटअप जो है किया है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर हम लोग क्या निकालना चाहते हैं, द चार्ज फ्लो इन द वायर इन टी सेकेंड। अब हम लोग पता करना चाहते हैं कि ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर में एक सेकेंड में कितने चार्ज फ्लो हो रहे हैं। तो देखो करंट का फॉर्मूला याद करो, क्यू आई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन में टी, और ये क्यू क्या होता है, चार्ज। तो अगर मेरे को यहाँ से क्यू की वैल्यू अगर निकालनी है तो मैं टी और आई को क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो टी सेकेंड में कितने चार्जेस पास हुए वो क्या होगा, आई इंटू टी। आई का मतलब होता है करंट, टी का मतलब होता है टाइम। तो यहाँ से क्यू इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई टी। दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये चीज हमने पहले पढ़ी हुई है। अब उसके बाद देखो, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पहले वीडियो में याद करो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़े हैं। द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस, उसको क्या बोला जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस V का फॉर्मूला क्या था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो अगर मैं यहाँ से वर्क डन की वैल्यू अगर निकालना चाहूंगा तो यहाँ से वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी, पोटेंशियल इंटू क्यू आएगी। तो देखो यहीं से मैंने वर्क डन का निकाला, वर्क डन इज इक्वल टू क्या मिला मेरे को, चार्ज इंटू पोटेंशियल मिला। अब देखो ये जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 में हमारे पास Q की वैल्यू क्या है, I इंटू टी। तो इसको मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू आई इंटू टी। ठीक है, अच्छा अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं इसको वापिस से समझा देता हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले हमने क्या किया, देखो अगर आप थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही होगी तो इसको मैं इरेज करके आपको वापिस से अच्छे से डेरिवेशन को समझा देता हूँ, क्योंकि बुक में जो बीच बीच में स्टेटमेंट लिखा हुआ है तो अगर डायरेक्टली भी किया हुआ है तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो देखो सबसे पहले हमको पता है कि Q इज इक्वल टू क्या होता है, सॉरी Q अपॉन में T इज इक्वल टू क्या होता है, करंट होता है। तो हमको यहाँ पर जानना है कि T सेकेंड में जो है कितने चार्जेस फ्लो होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग T की वैल्यू निकालेंगे अगर, तो T की वैल्यू जब सॉरी Q की वैल्यू अगर यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, I इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया पहला इक्वेशन। उसके बाद हमको पोटेंशियल का फॉर्मूला पता है कि पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। तो यहाँ से अगर मैं W की वैल्यू निकालूंगा तो V और Q दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। अब देखो इक्वेशन 1 किसकी वैल्यू है, Q की। इस Q की वैल्यू को मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करता हूँ, इस Q के नाम को मैं चेंज कर दूंगा, अब ये हो जाएगा I इंटू टी। तो W इज इक्वल टू हमको क्या मिला, V इंटू आई इंटू टी मिला। तो यहीं तक हमारा डेरिवेशन है। अब इसके बाद आगे देखते हैं, देखो this work done to move a charge Q from one end to the another end across the resistance R manifest itself as the heat generated in the resistance। और इतना जो वर्क डन हमने किया है ना, चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने के लिए कितना वर्क डन किया हमने, तो V इंटू आई इंटू टी, इतना वर्क डन जो है हमने किया है। और यही वर्क डन जो होता है ये हीट के फॉर्म में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। मतलब चार्ज को किसी कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड तक ले जाने में हमने जितना वर्क डन किया वो वर्क डन कन्वर्ट हो जाता है किसमें, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो इक्वेशन 2 है, इस इक्वेशन 2 में इस W के नाम को मैं चेंज करके क्या लिख सकता हूँ, H लिख सकता हूँ, क्योंकि यही वर्क डन अब किसमें कन्वर्ट हो जाता है, हीट में। तो W के नाम को चेंज करके हमने H लिखा, तो H इज इक्वल टू हमको क्या मिल गया, V इंटू आई इंटू टी। अच्छा उसके बाद ओम्स लॉ को याद करो, ओम्स लॉ इज इक्वल टू क्या आता है, V इंटू आई आर। अब इसमें V के जगह ये जो फॉर्मूला है हमारे पास जो H आया है, H इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी आया है, इसमें आप V के जगह क्या रख सकते हो, I इंटू आर। तो मैं क्या करूंगा, ये जो V है ना, इस V के जगह में रख दूंगा I इंटू आर, और एक और I फॉर्मूला का है और ये T। तो ये कितना हो जाएगा, I इंटू आई, ये वाला हो जाएगा हमारा I स्क्वायर, फिर R इंटू टी। तो ये हो गया हीट, इतना जो है प्रोड्यूस होगा किसी करंट में या किसी कंडक्टर में। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो ये किसने दिया था, जूल ने दिया था। इसी को आगे चलकर हम लोग क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोलते हैं। तो देखो किसी कंडक्टर में जो हीट प्रोड्यूस होता है वो तीन चीजों पर डिपेंड करता है, पहला है करंट, दूसरा है रेजिस्टेंस और तीसरा है टाइम। तो देखो इसी को यहाँ पर इसने स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया है। पहले तो इसने समझा दिया डेरिवेशन करके कि मैथमेटिकली जो हमारा वर्क डन होता है किसी कंडक्टर में एक जगह से दूसरी जगह तक चार्ज को ले जाने के लिए, वही वर्क डन अल्टीमेटली क्या बनता है, हीट बनता है। और उसने पहले मैथमेटिकल डेरिवेशन बताया, फिर इसके बाद इसने स्टेटमेंट में समझाया है देखो कि क्या क्या बातों पर डिपेंड करता है। तो देखो फर्स्ट पॉइंट है द हीट जनरेटेड इन द रेजिस्टेंस
is directly proportional to the square of current flowing across it, मतलब H is equal to क्या होता है, I square होता है। What does it mean? It means that अगर किसी कंडक्टर में अगर I करंट फ्लो हो रहा है तो उसमें हीट कितना प्रोड्यूस होगा, उसके स्क्वायर के बराबर। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी कंडक्टर में 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है तो वो हीट कितना प्रोड्यूस करेगा, तो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, करंट का स्क्वायर। तो यहाँ पर रख दो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मतलब 4 यूनिट क्या करेगा, वो हीट प्रोड्यूस जो है करेगा। अब अगर आप करंट को 2 एम्पियर से 3 एम्पियर कर देते हो तो कितना हीट प्रोड्यूस होगा, तो देखो H इज अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। अब I हमारा कितना हो गया 3, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, करंट जो है पहले के मुकाबले अब 9 टाइम्स जो है हो जाएगा। तो पहला फैक्टर क्या है जिस बात पर वो डिपेंड करता है, आंसर है फर्स्ट फैक्टर है करंट। तो जितना ज्यादा करंट के स्क्वायर, सॉरी करंट नहीं, करंट का स्क्वायर पर जो है डिपेंड करता है। जैसे अगर 2 एम्पियर है तो कितना हीट प्रोड्यूस होगा, 2 का स्क्वायर। अगर 3 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो 3 का स्क्वायर, उतना जो है हीट वो प्रोड्यूस करेगा। दूसरा है द हीट जनरेटेड इन द रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। तो पहला चीज क्या था कि जितना ज्यादा करंट होगा उसके स्क्वायर के बराबर हीट प्रोड्यूस होगा। सेकेंड बात हमको बताती है कि अगर कंडक्टर का रेजिस्टेंस अगर ज्यादा है तो क्या होगा, रेजिस्टेंस अगर ज्यादा है तो उसमें हीट भी क्या होगा, ज्यादा प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और जिसमें रेजिस्टेंस कम होगा उसमें हीट क्या होगा, कम प्रोड्यूस होगा। तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो हीट भी जो है ज्यादा होगा। तीसरा चीज जो है जिस पर डिपेंड करता है हीट प्रोड्यूसिंग, वो है कितने देर तक आप करंट फ्लो करा रहे हो, ठीक है। किसी कंडक्टर के अंदर में आप जितने ज्यादा देर तक आप करंट फ्लो कराओगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा। तो वो 3 चीजें कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहला है हीट प्रोडक्शन जो होता है वो करंट के स्क्वायर पर डिपेंड करता है। दूसरा, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा हीट होगा। और तीसरा होता है जितना ज्यादा देर तक करंट फ्लो कराओगे उतना ज्यादा हीट जो है प्रोड्यूस होगा। तो ये 3 फैक्टर्स हैं जिस पर क्या करता है, किसी भी कंडक्टर में फ्लो होने, मतलब किसी भी कंडक्टर में कितना हीट प्रोड्यूस होगा, इन 3 चीजों पर डिपेंड करता है। अब इन तीनों को अगर मिलाकर हम लोग लिख देंगे तो हमको H इज इक्वल टू क्या मिलेगा, I स्क्वायर RT, जो कि हमने ऊपर डिराइव कर लिया है। तो अगर आपसे पूछेगा कि एक कंडक्टर है जिसमें पहले 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा था, अब हमने करंट को ट्रिपल कर दिया तो नाउ अब कितना हीट प्रोड्यूस होगा, तो देखो पहले करंट कितना था 1 एम्पियर, अब कितना हो गया 3 एम्पियर। तो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। तो अब यहाँ पर हो गया 3 टाइम्स हो गया, तो 3 का स्क्वायर मतलब 9 टाइम्स हीट का प्रोडक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रिक पावर के बारे में, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने इसको भी अभी सॉल्व करना है, इसके भी न्यूमेरिकल्स अभी हमको जानने हैं। तो देखो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। मतलब जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना, वो कितना जल्दी किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है, इसी रेट को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पावर जो है बोलते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको डेफिनेशन, यहां से लेके यहां तक आप डेफिनेशन यहाँ पर लिख सकते हो। द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। जैसे दो दो हमारे पास इलेक्ट्रिकल सोर्स हैं, एक है ए और एक है बी। ए जो है क्या करता है 3 सेकेंड में जो है अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और बी जो है 5 सेकेंड में अपनी एनर्जी को क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो कौन जल्दी कन्वर्ट कर रहा है, तो यहाँ पर ए जो है अपनी एनर्जी को दूसरे फॉर्म में जल्दी कन्वर्ट कर रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ए का जो पावर है वो बी के कंपैरिजन में क्या है, ज्यादा है। तो जो अपने एनर्जी को दूसरे फॉर्म में जितना जल्दी कन्वर्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है वही क्या होता है, उसका पावर होता है, ठीक है। अब देखो ये तो थ्योरेटिकल डेफिनेशन हुआ, अब इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होता है, देखो सो इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब क्या है कि जो पावर होता है ना वो वोल्टेज और करंट के प्रोडक्ट के क्या होता है, इक्वल होता है। ये मैथमेटिकली है। अगर आपको पूछेगा कि मैथमेटिकली पावर क्या होता है, तो मैथमेटिकली आप पावर को डिफाइन कर सकते हो, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट करके, ठीक है। लेकिन अगर आप दूसरे तरीके से डिफाइन करना चाहोगे तो आप क्या डिफाइन करोगे कि द रेट at which the electrical energy is converted into any other form of energy is known as electric power। कितना रेट से कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होती है उसको हम लोग बोलते हैं पावर।
अब इसका देखो एक छोटा सा डेरिवेशन देख लेते हैं। अच्छा, इसको जो है हम लोग किससे डिफाइन करते हैं, इसको हम लोग कैपिटल पी से जो है रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखो एक और डेफिनेशन दिया है, द रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी इन एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर के तीन डेफिनेशन है, पहला डेफिनेशन ये है, दूसरा डेफिनेशन ये है, और तीसरा डेफिनेशन जो है ये है, ठीक है। और यहाँ पर एक और डेफिनेशन देखो, चार डेफिनेशन दिया है। इन अदर वर्ड्स the rate of work done is also known as power and it is denoted by P। तो इन चारों में से किसी भी एक डेफिनेशन को आप चाहो तो एग्जाम में लिख सकते हो जो आपको अच्छे से समझ में आया हो, ठीक है। तो मैथमेटिकली वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट होता है, थ्योरेटिकली क्या होता है, कोई चीज जो है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कितना जल्दी कन्वर्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं, ठीक है। अब इसका छोटा सा हम लोग क्या करते हैं, डेरिवेशन देखते हैं, ठीक है। क्योंकि जिस तरीके से हमने अभी हिट लॉ का, जूल्स लॉ का डेरिवेशन देखा था और उसके बेसिस पर न्यूमेरिकल भी हमको आगे मिलेंगे, तो उसी तरीके से पावर के बेसिस पर भी आपको फाइनल एग्जाम में मिल सकता है। तो देखते हैं, देखो, assume that in an electric circuit current I flows across a potential difference V। एक कंडक्टर है हमारे पास और इस कंडक्टर में कितना करंट फ्लो हो रहा है, I करंट फ्लो हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है, और इसका रेजिस्टेंस अगर R है तो आप क्या लिख सकते हो कि इसके अंदर में जो है वर्क डन हमको कितना करना पड़ेगा। तो देखो देयरफॉर लॉस ऑफ एनर्जी, ये देखो लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन टी सेकेंड, तो वर्क डन ही तो हमारा क्या है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा था कि नहीं। तो वर्क डन का फॉर्मूला हमने ऊपर में लिखा है, कितना आता है, V इंटू आई इंटू टी, और इसी को आप दूसरे फॉर्म में क्या लिख सकते हो, इसी को दूसरे फॉर्म में अभी आपने लिखा है आई स्क्वायर आर टी। तो कितना वर्क डन करना पड़ता है चार्जेस को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने के लिए, यही हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और इसी एनर्जी को हमको क्या करना है, पावर में कन्वर्ट करना है। तो देखो एनर्जी कितना हुआ, V इंटू आई इंटू टी। अब अगर हमको एक सेकेंड में चाहिए, ठीक है, और पावर का डेफिनेशन क्या आता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो वर्क डन अपॉन में टाइम। तो देखो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, V इंटू आई इंटू टी अपॉन में टी, टी और टी कैंसिल हो गया, तो पावर इज इक्वल टू क्या है, V इंटू आई, ठीक है। अच्छा, अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो मैं इसको वापस आपको समझा रहा हूं, इसका डेरिवेशन देखो, हमने ऊपर निकाला है वर्क डन करके, वर्क डन इज इक्वल टू कितना आता है, V इंटू आई इंटू टी, और आप अगर चाहो तो इसको दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हो, आई स्क्वायर आर टी। लेकिन पावर का डेफिनेशन हमने क्या पढ़ा है, पावर जो होता है वो होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो देखो वर्क डन का फॉर्मूला हमारे पास कितना है, V इंटू आई इंटू टी है, और टाइम का फॉर्मूला क्या है, टी, तो टी और टी कैंसिल हो गया, तो पावर कितना है, V इंटू आई। तो ये छोटा सा डेरिवेशन है, आपको कोई बहुत बड़ा कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है। तो हमारे पास पावर इज इक्वल टू क्या आ गया, V इंटू आई, और इसका जो यूनिट होता है, इसका यूनिट होता है वॉट, और वॉट को कैपिटल W से जो है रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये एक साइंटिस्ट का नाम है, तो इसका सिंबल को जो है हम लोग कैपिटल में जो है लिखते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखो ये जो फॉर्मूला हमारे पास आया है ना, इसी को जैसे अगर वर्क डन पर यूनिट टाइम है, इसी को अगर आप ये वैल्यू रखकर सॉल्व करते तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन का एक और फॉर्म क्या था, आई स्क्वायर आर टी अपॉन में टी, तो टी और टी यहाँ भी कैंसिल होते हैं, तो पावर का एक और फॉर्मूला आपको मिल गया, आई स्क्वायर आर। तो न्यूमेरिकल में अगर आपको करंट और रेजिस्टेंस दिया है तो आप इस फॉर्मूले को यूज करना, वोल्टेज और करंट दिया है तो इस फॉर्मूले को यूज करना, दोनों ही पावर के फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा देखते हैं कि हमारे पास जो है यूनिट क्या होता है, ठीक है। तो देखो कमर्शियल यूनिट जो होता है हमारा, वो होता है किलोवाट आवर, मतलब हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो प्रोड्यूस होकर आता है, जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले हमको देते हैं, वो किस में होता है, किलोवाट आवर में होता है, ठीक है। और किलोवाट आवर को सिंपली हम लोग यूनिट नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं कि हमने अक्टूबर के महीने में जो है 30 यूनिट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम की है, इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, 30 किलोवाट आवर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर सिंपली इलेक्ट्रिकल एनर्जी के क्वेश्चन में अगर यूनिट लिखा है, इसका मतलब समझ जाना कि वो क्या होता है, किलोवाट आवर होता है। और 1 किलोवाट आवर जो होता है, जब आप उसको जूल में कन्वर्ट करोगे तो ये होता है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। इस चीज को याद रखना, ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यहाँ पर पूछ सकता है कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू हाउ मेनी जूल। आपको 3-4 ऑप्शन दे देगा, जैसे कंफ्यूज करने के लिए आपको दे देगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 5, 36 इंटू 10 टू द पावर 5, 0.36 इंटू 10 टू द पावर 5, और चौथा में ये रहेगा। तो याद रखना 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है
1 किलोवाट आवर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है, जब उसको आप जूल में कन्वर्ट करोगे तो कितना होता है, 3.6 इंटू 10⁻6 होता है। उसके बाद देखो, जैसे आप लोगों के घर में जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो आता है उसका कैलकुलेशन कैसे होता है, तो देखो यहाँ पर देखो, द इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन मेजर्ड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। किसी के घर में या किसी सर्किट में कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड हुई है उसको निकालने का फॉर्मूला होता है, देखो, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड इन यूनिट्स। यूनिट्स मतलब क्या होता है, किलोवाट आवर। तो देखो क्या होता है इसका फॉर्मूला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, आपके घर में कितने इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज होने, जैसे 4 बल्ब है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब 4 हो जाएंगे, कूलर अगर 3 है तो नंबर ऑफ कूलर्स कितने हो जाएंगे, 3। तो कितने अप्लायंसेस है वो, उसको मल्टीप्लाई करना है पावर ऑफ अप्लायंसेस के साथ। जैसे मैं बोलता हूं कि मेरे यहाँ 4 बल्ब है और एक बल्ब जो है वो 50 वॉट का है, तो आप यहाँ पर क्या रखोगे, वॉट के फॉर्म में रखोगे। तो 4 बल्ब और 50 वॉट, तो ये जो 50 ये क्या हो जाएगा, इसका पावर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इनटू क्या करोगे, टाइम करोगे कि कितने देर तक वो जलता है। अभी हम लोग इसके जस्ट नीचे क्वेश्चन दिया उसको सॉल्व करेंगे। तो पहले कितने अप्लायंसेस हैं, कितना पावर है, कितने देर तक जलता है, और नंबर ऑफ डेज, कितने दिनों तक ये जला, महीने में क्या पूरा 30 डेज चला कि 20 डेज चला वो, और फिर डिवाइडेड बाय हम लोग क्या कर देंगे, 100 करेंगे, तो हमको यूनिट जो है मिलके आ जाएगी। देखो एग्जाम्पल को देखते हैं, ये हमको ज्यादा अच्छे से समझाएगा। देखो, in a house, if 4 bulbs 60 watt burn for 4 hours daily and 2 fans of 80 watt are used for 10 hours daily, then calculate the electricity consumed in 1 month and and the value of consumed electricity if the rate of electric power is ₹2 per unit। मतलब आपको ये बताना है, देखो एक घर है जिसमें 4 बल्ब हैं और एक बल्ब की जो पावर है वो 60 वॉट है, और एक दिन में कितने घंटे वो बल्ब यूज होते हैं, 4 घंटे। उसके अलावा 2 फैन हैं और उस फैन की जो पावर है वो कितनी है, 80 वॉट है, और वो कितने घंटे के लिए यूज होता है, आंसर है 10 घंटे के लिए जो है यूज होता है। तो आपको बताना है, और ये कितने दिनों तक यूज होता है, पूरे के पूरे 1 महीने के लिए, मतलब 30 डेज के लिए। अब आप ये बोलोगे कि सर 31 डेज भी तो होता है किसी मंथ में, ठीक है। तो आपको मैथ ये आपको नहीं सोचना है कि आपको मंथ में 31 डेज लिखना है, वैसे तो फरवरी में 28 डेज भी होता है, ठीक है। तो आपको अगर क्वेश्चन में बोला है कि फॉर अ मंथ, तो आप उसको ना तो 31 लिखोगे ना ही 28 लिखोगे, यू विल ऑलवेज अज्यूम 30 डेज। तो 1 महीने का मतलब हमारे साइंस में भी 30 दिन है, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, जब आप समझ गए होगे ऊपर वाले इक्वेशन को तो समझ में आ गया होगा। तो देखो पहले केस के लिए देखते हैं, 4 बल्ब, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू, ठीक है, एनर्जी इन यूनिट, जो भी अभी एनर्जी निकल कर आएगा वो यूनिट में होगा, यूनिट मतलब किलोवाट आवर। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ अप्लायंसेस, तो नंबर ऑफ अप्लायंसेस कितने हैं, 4। फिर उसके बाद था पावर, कितने पावर का है, 60 वॉट का। उसके बाद था टाइम, कितने टाइम के लिए यूज होता है, तो देखो यहाँ पर ये होता है 4 घंटे के लिए, ठीक है। तो ये हो गया इंटू 4, और कितने डेज के लिए, 30 डेज के लिए, और डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है, 1 2 3। तो देखो 1 0 2 0 1 0 2 0, तो हमारे पास क्या बचा, 4 4 जा 16 और 16 6 जा, तो ये हो जाएगा 96, 96 डिवाइडेड बाई 10 मतलब 9.6 किलोवाट आवर। तो ये है बल्ब का। अब उसके बाद अगला देखते हैं फॉर फैंस। तो देखो फैंस की एनर्जी कितनी आती है देखते हैं हम लोग। तो देखो कितने फैन है, 2, पावर कितनी है एक एक की, 80 वॉट। कितने घंटे चलते हैं, देखो फैन चलते हैं 10 घंटे डेली चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम हो गया 10 घंटे, और कितने दिन, पूरे महीने चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर डिवाइडेड बाई अगेन 1000, तो 1 0 2 0 3 0 1 0 2 0 3 0 कैंसर। तो कितना बचा, 8 2 16, 16 3 कितना होता है, 48 किलोवाट आवर, ठीक है। तो ये हो गया फैन और बल्ब का। तो टोटल एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई, तो टोटल एनर्जी के लिए आप दोनों को क्या करो, ऐड कर दो। तो यह हो जाएगा 9.6 प्लस 48, तो 48 और 9 कितना हो जाएगा, 57.6 किलोवाट, ठीक है। तो इतना पावर जो है उसने क्या किया है, कंज्यूम जो है किया हुआ है, ठीक है। अच्छा कुछ गलती हुई क्या कैलकुलेशन में, 6 4 24, 96 96 डिवाइडेड बाई 10, तो 96 डिवाइडेड बाई 10 मतलब 9.6, ठीक है। तो यहाँ पे 28 कैसे आ गया, 4 बल्ब 60 वॉट 4 घंटे
30 डेज, तो 1020 कैंसिल, 1020 कैंसिल, तो 4 4 जा 16, 16 3 जा सॉरी 6 4 जा 24, एक मिनट यहाँ पर कुछ गलती हुआ है, हाँ सॉरी यहाँ पर 3 जो है बचा है, देखो ये हो जाएगा 4 4 जा 16, 16 6 जा कितना होता है 96, 96 इंटू 3 भी तो बचा है ना, तो यहाँ पर इंटू 3 करेंगे तो इसको फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 6 3 जा 18 का कैरी 9 3 27 28, सॉरी 28 किलोवाट आवर, यहाँ कैलकुलेशन छूट गया था, ठीक है। तो आप किसको किसको ऐड करोगे, 28.8 को और 48 के साथ जो है ऐड करोगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.8 हो जाएगा, और जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 60, 68 68 और ये हो जाएगा 76, तो 76.8 जो है आएगा, इतना यूनिट जो है इन्होंने कंज्यूम किया है, 78.6 यूनिट पर मंथ। अब देखो उसके बाद बोला है कि एक यूनिट का जो कॉस्ट है वो कितना है, 2 रुपए, तो उन्होंने पूरे महीने में कितना यूज किया, 76.8 यूनिट, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो कॉस्ट निकालने के लिए, जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 153.6, इतना पैसा उसके घर में बिजली बिल जो है आएगा, ठीक है। तो आप लोग भी अपने घर में इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो कि एवरेज एस्टिमेशन आप कर सकते हो, या कर सकते हो क्या, आप खुद से एक बार ऐसी करके देखना और कमेंट करके बताना कि आपने इस फॉर्मूले को यूज करके जो चीज मैंने समझाई वो चीज आपने बनाई कि नहीं। पहले अपने घर के लिस्ट बना लेना कि कितने अप्लायंसेस कितने घंटे के लिए यूज होते हैं रफली, जैसे एक टेबल बनाना, फैन, मान लो आपके घर में जो है कितने फैन है, 4, तो यहाँ पर फैन लिख लेना, फैन कितने हैं, 4 फैन है करके, ठीक है। कितने घंटे के लिए यूज होते हैं, यहाँ पर आवर लिख लेना कि 3 घंटे के लिए यूज होते हैं, कितने वॉट का है तो 60 वॉट का है और पूरे महीने का। उसी तरीके से फैन के बाद अगला लिखना बल्ब का लिख लेना, बल्ब के बाद कूलर का लिख लेना, कूलर के बाद एसी का लिख लेना, एसी के बाद टीवी का लिख लेना, और एक मंथ का आप एस्टिमेशन खुद निकालना कि आप लोग कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो। ये कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, आप इजीली निकाल सकते हो। या अगर आप जैसे बोलोगे कि सर हमारा जो फैन है वो कितने वॉट का है पता ही नहीं है, तो आप फैन को देखना, जब फैन होगा उसमें लिखा होगा मैक्सिमम जो होते हैं फैन 60 टू 80 वॉट के बीच के ही होते हैं, और कुछ कुछ फैंस होते हैं जो कि 100 वॉट के भी होते हैं। तो एक बार आप लिस्ट को देख लेना, ठीक है, अपने घर में जो फैन है उसका, या अपने घर वालों से पूछ लेना कि कितने वॉट का जो है ये जो है फैन है करके, ठीक है। और पूरा लिस्ट बनाना और इस तरीके से कैलकुलेट करना, एक एक का, फैन का पहले कैलकुलेट कर लेना, बल्ब का कैलकुलेट करना, कूलर का करना, टीवी का करना, एसी का करना, और फिर सबका इंडिविजुअली कैलकुलेट करने के बाद ऐड कर लेना, और फिर उसको मल्टीप्लाई करना 1.5 से, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में जो है ऑलमोस्ट जो है रूरल एरियाज में जो है 1 यूनिट का जो कॉस्ट है वो 1.5 है, और अर्बन एरियाज में डिपेंड करता है, कई जगह 4.5 रुपीज होता है, कई जगह 5 होता है। तो एक कोई वैल्यू लेके 2 रुपीज 3 रुपीज 4 रुपीज लेके आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखो यहाँ पर क्या दिया है, इफ 100 जूल हीट इज बीइंग जनरेटेड बाय द 4 ओम रेजिस्टेंस, तो यहाँ पर R की वैल्यू कितनी है, हमारे पास 4 ओम का रेजिस्टेंस है, और हीट कितना प्रोड्यूस हो रहा है, H जो है 100 जूल जो है प्रोड्यूस हो रहा है। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द रेजिस्टेंस, तो दो टर्मिनल के बीच में अभी हमको क्या निकालनी है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है हमको निकालना है। तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालोगे, तो देखो हीट का फॉर्मूला अभी आपको पता है जूल से कि H इज इक्वल टू क्या होता है, I स्क्वायर आर टी। अगर आप यहाँ से I स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो ये R और T दोनों H को जाकर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आंसर है डिवाइड करेंगे। अब इसके बाद अगर आप यहाँ से I की वैल्यू निकालना चाहोगे तो I की वैल्यू जब आप निकालोगे तो I की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से ये जो स्क्वायर है इधर जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा। अब H आपको पता है 100 है, उसके बाद रेजिस्टेंस आपको पता है, अच्छा टाइम आपको दिया है क्या, नहीं दिया है, तो 100 जूल दिया है, मतलब 1 सेकेंड में चल रहा है ना ये, तो यहाँ पर टाइम आप कितना लोगे, 1 सेकेंड लोगे, तो टाइम की जगह 1 सेकेंड, तो रूट 25 एम्पियर। तो पहले हमने क्या ढूंढ लिया, करंट। तो देखो क्या हमको करंट निकालना है, आंसर है नहीं, हमको तो वोल्टेज निकालना है। तो देखो करंट अगर पता चल गया तो ओम्स लॉ को यूज करो ना, V इज इक्वल टू आई आर, तो आई 5 एम्पियर, रेजिस्टेंस 4, तो कितना वोल्ट, 20 वोल्ट, तो 20 वोल्ट का जो है पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर है, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं हमारा डोमेस्टिक सर्किट के बारे में, ठीक है। तो डोमेस्टिक सर्किट मतलब हमारे घरों का जो सर्किट होता है वो किस तरीके से डिजाइन होता है। तो देखो इनिशियली मैंने आपको समझाया था कि हमारे घर के जो जितने भी कनेक्शंस होते हैं वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं, ठीक है, और जो स्ट्रीट लाइट वाले होते हैं वो सीरीज कॉम्बिनेशन में होते हैं। देखो तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या चीजें होती हैं,
तो देखो आप लोग देखे होंगे कि आपके घर में जो है या तो स्ट्रीट में देखो आपके घरों में या कि घरों के बाहर बड़े बड़े पोल्स लगे होंगे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर एक पोल लगा होगा, यहाँ पर एक पोल लगा होगा और इसमें वायर जो है इस तरीके से 3 वायर 4 वायर जो है क्या होते हैं, लगे होते हैं। और आप इन्हीं में से आप क्या करते हो, 2 से लेके 3 वायर से आप अपने घर में क्या करते हो, कनेक्शन लाते हो ठीक है, जिसको 2 वायर सप्लाई, 2 फेज सप्लाई, 3 फेज सप्लाई जो है हम लोग बोलते हैं। तो जनरली जो होता है वो 3 वायर जो होता है हमारे घर में जो है आता है। अब इनको किस किस नाम से जानते हैं, तो देखो फर्स्ट को बोलते हैं अर्थ वायर, दूसरा को बोलते हैं करंट वायर और तीसरा को बोलते हैं न्यूट्रल वायर। और आपको एग्जाम में यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो अर्थ वायर होता है उसका कलर क्या होता है, जो न्यूट्रल वायर होता है उस वायर का कलर क्या होता है। तो देखो याद रखना, द 3 वायर्स आर ऑफ केबल आर कलर कोडेड रेड फॉर लाइफ करंट। जो करंट होता है उसके लिए कौन सा कलर यूज करते हैं, रेड करंट। ब्लू और ब्लैक जो होता है वो न्यूट्रल के लिए होता है, फेस के लिए। और जो ग्रीन होता है ये होता है अर्थिंग, जिसको आप लोग अर्थ बोलते हो, ठीक है। In our country, the potential difference between the current wire and the neutral wire is 220। तो जो करंट वायर होता है और जो न्यूट्रल वायर होता है दोनों के बीच में कितने का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जो है होता है। और ये हर कंट्री पर क्या करता है, अलग अलग जो है होता है, डिपेंड करता है। जैसे यूएस में जाओगे तो आपको 240 मिलेगा, 260 मिलेगा। अगर आप कनाडा वगैरह जाओगे तो वहां पर आपको पोटेंशियल डिफरेंस जो है अलग मिलेगा। तो हमारे इंडिया में जो है पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, 220 वोल्ट होता है। और 3 वायर जो है जनरली हमारे घर में जो है मेन हमारा जो मीटर होता है, मेन जो स्विच होता है वहां पर जो है आता है। अब देखो द अर्थ वायर इज ऑफ थिक कॉपर। जो अर्थ वायर होता है वो किसका बना होता है, मोटा कॉपर वायर का जो है बना होता है। एंड एट द एंड इट इज ज्वाइंट टू द कॉपर प्लेट विच इज ब्यूरिड डीपली अंडरग्राउंड। और ये जो कॉपर वायर जो होता है ना, ये कॉपर का एक प्लेट होता है जिससे क्या होता है, डायरेक्टली जुड़ा होता है, जिससे अगर एक्स्ट्रा करंट अगर होता है तो वो सीधा कहाँ चले जाए, अंडरग्राउंड जो है हो जाए। तो देखोगे आप लोगों के घर के छत में ऐसा डंडा लगा होता है, वहां पर कनेक्शन आता है और एक वायर जो होता है यहाँ पर बंधा होता है और उसका कनेक्शन सीधा किससे होता है, ग्राउंड से जो है होता है, ताकि जो एक्स्ट्रा करंट है, जो अर्थिंग है, वो कहाँ चले जाए, सीधा ग्राउंड में जो है चले जाए। इट इज देन ज्वाइन टू द मेन स्विच थ्रू द इलेक्ट्रिक मीटर। फिर उसके बाद हम लोग किससे ज्वाइन करते हैं, देखो इलेक्ट्रिक मीटर से जो है ज्वाइन करते हैं। देखो करंट वायर न्यूट्रल वायर दोनों को हमने क्या किया, मीटर से जो है हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और जनरली जो अर्थ होता है ये तो हम लोग ग्राउंडेड कर देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो इसके बाद द लाइफ करंट वायर एंड द न्यूट्रल वायर कमिंग फ्रॉम द इलेक्ट्रिक सप्लाई पोल। और ये दोनों कहाँ से आते हैं, पोल से आते हैं, ठीक है। अब जरूरी नहीं है देखो कि ये जो मैंने फर्स्ट वाला जो बताया ना अर्थ वायर, जनरली हम लोग अपने घरों में ये अर्थ वायर नहीं लाते, हम लोग अपने घरों में सिर्फ 2 ही वायर से काम चला लेते हैं, एक तो करंट वायर से और एक तो न्यूट्रल वायर से जो है हम लोग काम चलाते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप अर्बन एरियाज में जाओगे तो वहां पर देखोगे कि वहां पर 3 फेज में करंट आए रहते हैं, ठीक है। तो जनरली मोस्टली जो होता है 2 फेज यूज होता है। जब आपको हैवी काम करना होता है तब आप 3 फेज का कनेक्शन जो है लेते हो, ठीक है। तो ये जो 2 कनेक्शन आता है, ये सबसे पहले आपके घर में जो फ्यूज बॉक्स होता है ना, उस फ्यूज बॉक्स से कनेक्ट होता है। फिर फ्यूज बॉक्स से कनेक्ट होने के बाद आपके मीटर से कनेक्ट होता है। फिर मीटर से कनेक्ट होने के बाद मीटर के जस्ट साइड में क्या होता है, आपके घरों का पूरा मेन स्विच जो है होता है। और मेन स्विच के साथ यहाँ पर क्या लगा होता है, फ्यूज बॉक्स जो है लगा होता है। अब फ्यूज बॉक्स क्या करता है, ऊपर आप पढ़ चुके हो कि जैसे सडनली अगर आपके घरों में जो है करंट अगर ज्यादा आना चालू हो गया तो आपके अप्लायंसेस क्या हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं। तो उसको बचाने के लिए जो है हर कनेक्शन के साथ हम लोग फ्यूज वायर जो है जोड़ते हैं। फिर यहाँ से मेन स्विच से एक कनेक्शन हम लोग अपने फैन को देंगे, कूलर को देंगे, टीवी को देंगे, जिसको देना है हम लोग एक एक कनेक्शन जो है उसको देते जाते हैं, ठीक है। चलो अब अगर गलती से देखो, इफ लाइफ करंट एंड द न्यूट्रल वायर गेट एक्सीडेंटली कंबाइंड देन द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट बिकम नल। अगर ये दोनों करंट वायर और न्यूट्रल वायर अगर दोनों टच हो जाते हैं तो इनका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, 0। और बहुत ज्यादा करंट फ्लो होना चालू होता है और इसी के कारण से क्या होता है, स्पार्क जो है प्रोड्यूस होता है। जैसा ठंडी के दिनों में देखना, ट्रांसफार्मर वगैरह में, आपके घरों के वगैरह में देखोगे कि जब 2 वायर को अगर आप क्या करते हो, टच करा देते हो, तो वहां पर क्या होता है, स्पार्क जो है प्रोड्यूस होना चालू हो जाता है, ठीक है। और जो फ्यूज वायर होता है ना, ये फ्यूज वायर जनरली किसका बना होता है, एल्यूमिनियम का, कॉपर का, आयरन का, लेड का जो है क्या होता है, बना होता है, ठीक है। इसकी स्पेशलिटी क्या होती है कि अगर एक सर्टेन वैल्यू से अगर ज्यादा करंट इन इन अर्थ वायर्स में या फिर इस फ्यूज वायर में अगर फ्लो होता है
तो क्या होता है, ये गर्म होता है और गर्म होने के बाद मेल्ट होकर टूट जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको समझाया था, ब्रिज वाला एग्जांपल भी दिया था स्टार्टिंग वाले वीडियोस में, तो आप लोग उसको जाकर देखना कि अगर ज्यादा करंट होता है तो फ्यूज बार गर्म होते हैं और गर्म होने के बाद मेल्ट हो जाते हैं और मेल्ट होकर टूट जाते हैं। तो जब टूट जाएंगे तो कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा, कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा तो करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। और हमारे घरों में जो जनरली जो करंट आते हैं वो कितने कितने एम्पियर का होता है, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर और 10 एम्पियर का जो है करंट जो है हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, तो और कितने फ्रीक्वेंसी का होता है, आंसर है इंडिया में 220 वोल्टेज होता है और 50 हर्ट्ज का वोल्टेज होता है। यूएसए में 240 होता है वोल्ट और वहां पर 60 हर्ट्ज पर वहां पर इंस्ट्रूमेंट काम करते हैं। ठीक है, और हमारे घर में जो कनेक्शन आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसी करंट बोलते हैं। ठीक है, और एक होता है डीसी करंट, जो आप लोग बैटरी वगैरह यूज करते हो ना, तो बैटरी वगैरह टॉर्च वगैरह में जो सेल वगैरह यूज करते हो उससे जो करंट मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं डीसी, और जो हमारे घर में डायरेक्टली आता है जिससे पंखा कूलर चलाते हो उसको बोलते हैं एसी। तो एसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50, जबकि डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 0। तो ऐसा करंट जिसकी फ्रीक्वेंसी 0 होती है उसको बोला जाता है डीसी करंट, मतलब डायरेक्ट करंट, और ऐसा करंट जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है उसको बोला जाता है एसी करंट जो है बोला जाता है। अब देखो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से प्रिकॉशन दिया हुआ है कि जब आप इलेक्ट्रिसिटी पर वर्क करते हो तो आपको कुछ चीजें जो है ध्यान में रखनी चाहिए ताकि शॉर्ट सर्किट जो है ना हो करके। ठीक है, तो देखो स्विचेस एंड प्लग शुड बी फिटेड टाइटली, जो आपका मेन स्विच है जहां जहां पर भी कनेक्शन है वहां पर जितने भी स्विच है और जो प्लग है वो अच्छे से टाइट होने चाहिए। वायर्स हैविंग प्रॉपर कवरिंग इंसुलेशन शुड बी यूज्ड। अब जैसे जो वायर्स हैं, वायर्स के ऊपर में प्रॉपर कवर जो है लगा हुआ होना चाहिए। अगर किसी जगह का कनेक्शन कवर अगर टूट गया है, और जैसे मान लो ये एक कवर है, इसके ऊपर में यहाँ से लेके यहाँ तक कवर लगा है और यहाँ से इसके आगे का कवर नहीं है, तो अगर आप गलती से इसको टच कर लोगे तो आपको क्या लगेगा, शॉक लगेगा। तो आपको ऐसे वायर यूज करने हैं जिसमें क्या हो, इंसुलेशन हो, कवर्ड हो। उसके बाद तीसरा प्रिकॉशन है, देखो डैमेज्ड और द वायर इन पुअर कंडीशन शुड बी इमीडिएटली रिप्लेस। अगर आपको कहीं पर लगता है कि आपके घर का वायर अगर खराब हो गया है, उसका इंसुलेशन हट गया है, वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो आपको तुरंत उसको क्या करना पड़ेगा, इमीडिएटली आपको उसको रिप्लेस कर देना चाहिए। नहीं तो आप लोग देखोगे कि न्यूज में कि इस शोरूम में आग लग गया, इस गोडाउन में आग लग गया, यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर वो हो गया। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वायर्स का प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं होता। तो आपको भी इस चीज को ध्यान में रखना है, अपने घर वालों को भी समझाना है कि अगर कहीं का वायर अगर खराब हो चुका है तो उसको एज सुन एज पॉसिबल उसको आप क्या करो, रिप्लेस कर लो, तभी आप सेफ रहोगे। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट है, द सर्किट शुड बी इमीडिएटली स्विच्ड ऑफ इन केस ऑफ फायर और एनी एक्सीडेंट। जब आपके घर में कहीं पर भी छोटा सा आग लगता है, कहीं पर भी कुछ भी होता है इमरजेंसी कंडीशन, तो तुरंत आपके घर के मेन स्विच को आपको क्या कर देना है, ऑफ कर देना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि आप अपने घर का मेन सप्लाई कहां पर है उसको जाकर देखो, और इमरजेंसी के केस में किस बटन को ऑफ करना है ये भी अपने घर वालों से जो है पता करके रखे रहना। ठीक है, कि इमरजेंसी के केस में आपको किस स्विच को जो है डाउन करना है, तो मेन स्विच जो होता है उसको आप डाउन करना सीखोगे। अगला देखो, ऑल सर्किट शुड बी प्रोटेक्टेड बाय द फ्यूज वायर और द प्रॉपर मटेरियल इन रेटिंग। मैं आपको बताया था कि हर कनेक्शन के साथ आपको क्या करना है, फ्यूज वायर रखना ही है ताकि आपका अप्लायंसेस खराब होने से क्या हो जाए, बच जाए। नेक्स्ट है, ऑल इलेक्ट्रिक अप्लायंस शुड बी प्रॉपर्ली अर्थन, और हर एक का कनेक्शन जो है अर्थ से जो है होना चाहिए। ऐसे ये कंपलसरी नहीं है, ठीक है, अर्थ से अगर रहेगा तब भी ठीक है, नहीं रहेगा तब भी जो है कोई उतना ज्यादा ये हार्मफुल जो है नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि आपके पास न्यूट्रल वायर है और करंट वायर है, लाइव वायर है, तो दोनों से काम चल जाता है। लेकिन फॉर सेफ्टी पर्पस अर्थिंग भी जो है होना चाहिए, अर्थ वायर जो है होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है, नेवर टच एनी पार्ट ऑफ सर्किट विद द वेट हैंड। गीले हाथ से कभी भी किसी भी सर्किट को आपको टच जो है नहीं करना है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ पर हमारा थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट में जो हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को आप शेयर करना। ठीक है, संडे के बाद से वीडियोस जो है रेगुलर आते रहेंगे, तो आप अपना पढ़ाई अच्छे से करते रहो। अगर कोई चीज अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट करके बताना, मैं उसको अगले वीडियो में कोशिश करूंगा क्लियर कर दूं करके। ठीक है, तो अभी हमने क्या क्या चीजें पढ़ी तो एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं तुरंत। तो हमने पढ़ा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो उसके कारण से कितना हीट प्रोड्यूस होता है वो हमने देख लिया, और कितना हीट प्रोड्यूस होता है उसके लिए जूल्स ने जो है क्या किया था, एक रूल हमको बताया था जिसको हम लोग बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, और वो कितना होता है
जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, एच जो होता है इसको आप लिख सकते हो आई स्क्वायर आर टी, मतलब करंट के स्क्वायर के बराबर होता है, रेजिस्टेंस के बराबर होता है, टी के बराबर होता है। जितना ज्यादा देर तक करंट फ्लो कराओगे, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस वाला कंडक्टर यूज करोगे और जितना मैक्सिमम टाइम तक कराओगे, तीन चीजों पर डिपेंड करता है। ज्यादा करंट तो उसके स्क्वायर टाइम हीट, ज्यादा रेजिस्टेंस ज्यादा हीट, ज्यादा टाइम ज्यादा हीट, तो ये तीन चीजों पर जो है डिपेंड करता है। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, डोमेस्टिक सर्किट देखा, हमारे घरों में किस किस तरीके के कॉम्बिनेशन होते हैं। तो हमारे घर में मेन पोल से तीन कनेक्शन आते हैं, एक अर्थ वायर, एक न्यूट्रल वायर और एक लाइव वायर आता है, जो कि हमारे घर में क्या होता है, इस तरीके से डिजाइन होता है। फ्यूज इलेक्ट्रिक बॉक्स से जुड़ा होता है, फिर मीटर से जुड़ता है, फिर मीटर के बाद मेन स्विच से जुड़ता है, फिर हमारे घर में फैन कूलर टीवी जो भी होता है सबको जो है हम लोग देते हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि हमको क्या क्या प्रिकॉशंस जो है रखनी चाहिए जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पर वर्क कर रहे हैं या वायर के साथ खड़े हैं। तो ये प्रिकॉशन आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और अपने डेली लाइफ के भी, और अपने घर वालों को भी ये चीज समझानी है कि ये चीजें प्रॉपरली होनी चाहिए करके, ठीक है। इस चीजों को आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो अगले वीडियो में हम लोग अगले न्यूमेरिकल्स के साथ कुछ और टॉपिक्स के साथ जो है मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।